देश के भविष्य अनमोल विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। शुरुआती संबोधन देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, आपको सादर नमस्कार के साथ होता है, इसलिए क्योंकि आप सब जो है ना वो देश के भविष्य हैं। आप यदि पढ़ेंगे तो आपके देश का भविष्य स्वर्णिम होगा और आपका भविष्य स्वर्णिम होगा। आपके पापा जिस दूर शहर में काम कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपके पास कलम आ सके, आपके पास किताबें आ सके, तो इसके लिए आपके पापा धूप की तपिश को सहन करते हैं, ठंड के ठिठुरन को सहन करते हैं और बारिश की तीखी बूंदों को भी अपने शरीर पर सहन करते हैं। तत्पश्चात आपके घर का चूल्हा जल पाता है। तो कभी सोचिएगा कि आपके पास आपके शरीर पर जो कपड़ा है, आपके हाथों में जो कलम मौजूद है, तो उस कलम को लाने के लिए और घर का चूल्हा रोज जल सके, इसके लिए आपके पापा कितना तपते हैं, ठंड में, धूप में, बारिशों में बेहद तपिश सहन करनी पड़ती है, तत्पश्चात घर का चूल्हा जलता है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए, नियमित रूप से पढ़ते रहिए और भविष्य में आप लोग एक ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच कक्षा 12वीं के हिंदी संकाय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग जिक्र करेंगे अर्धनारीश्वर पाठ का, जो कि गद्य खंड का चौथा अध्याय है और यह एक निबंध है, जिस निबंध के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। और इस निबंध के माध्यम के से हम लोग आज जिक्र करेंगे लगभग 10 प्रश्नों का आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं इस निबंध से। और प्रथमतः तो निबंध के प्रश्नों का जिक्र करने से पूर्व, जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उससे पूर्व हम लोग जिक्र करते हैं प्रथमतः इस पाठ की सारांश को लेकर के। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ना ही तो वीडियो में ऐड आता है, क्योंकि चैनल अभी ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ क्या कर रहा है, अभी सीढ़ी के पहले पायदान पर भी नहीं है और न ही किसी प्रकार के लगता है हमको जो भविष्य में ऐड इसमें आने की उम्मीदें है ना। तो अभी कम से कम ऐड वगैरह नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इस सामने में जो आपको शख्स जो बचर बचर बोल रहा है, यह भी ऐड के ख्याल से आपके सामने में नहीं बोल रहा है। नहीं कहता है घंटी को बटन को दबाइए, लाल बटन को पीला कर दीजिए, पीयर को हरियर कर दीजिए, हरियर को उज्जर कर दीजिए। ये सब बात हम न कर टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, इसके लिए भगाइएगा नहीं। इसमें जो भी बातें कही जा रही हैं वह आपके हित के लिए कही जा रही हैं। इसके लिए वीडियो को भगा करके कहीं न कहीं अपने कहीं न कहीं पढ़ाई की गतिविधियों को प्रभावित नहीं कीजिएगा। हर एक बात आपके हित के लिए कही जाएगी इसमें। तो प्रथमतः हम लोग इस पाठ की सारांश को जानते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर है क्या। तो लिखेंगे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक निबंध है, जिस निबंध के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अर्धनारीश्वर जो है सो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसके माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने बताना चाहा है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ है जिसका आधा अंग शरीर जो है सो नर का हो और आधा नारी का हो। और उन्होंने इस निबंध के माध्यम से इस बात का संकेत दिया है कि इस सृष्टि में नर और नारी के बिना यह सृष्टि जो है सो गूंगी है एक तरीके से, अथवा सृष्टि सुनी है। नर के होने से नारी, नारी के होने से ही नर है। नर और नारी इनमें से किसी एक का अभाव पूरी सृष्टि की गोद को शून्य कर सकती है। इनके दोनों के होने से ही इस सृष्टि का होना है, इस संसार का होना है, और इन दोनों के अभाव में सृष्टि की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और एक का गुण जो है सो दूसरे का दोष नहीं है। यदि किसी स्त्री के अंदर का गुण यदि किसी पुरुष के अंदर यदि आ जाता है, तो पुरुष के गुणों में वृद्धि ही होती है, न कि उसके अंदर दोष चला आता है। और यदि किसी पुरुष का गुण यदि स्त्री के अंदर चला जाता है, तो इससे उसकी मर्यादा में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, उसको एक पहचान मिलती है। तो इन दोनों के बीच में बताया गया है कि नर और नारी दोनों जो है सो क्या है, तो एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमाएं हैं और इन दोनों से सृष्टि जो है सो निरंतर विकसित होती है। किसी राष्ट्र का विकास होना जो है नर और नारी की प्रतिभा पर निर्भर करता है। किसी एक के विकास होने से किसी दूसरे का विकास कतई संभव नहीं है और न ही देश का विकास संभव है। जब दोनों सफलता की गाड़ी को चालक के रूप में बेहतर ढंग से निर्वहन करते हैं, बेहतर ढंग से चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उस देश की सफलता की गाड़ी जो है वो बेइंतहा रफ्तार से चलती है और देश जो है सो निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता है। तो यही पाठ के माध्यम से संदेश दिया गया है
कि नर और नारी जो है सो एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमाएं हैं। और जिस तरीके से लता जो है सो अपने वृक्ष को देखती है, उसी तरीके से स्त्री जो है वो अपने पुरुषों को पर आश्रित होकर के कहीं ना कहीं अपने जीवन का यापन करती है। और इसके माध्यम से यह भी बताया गया है कि किस प्रकार स्त्रियों को लेकर के, पुरुषों को लेकर के विभिन्न विद्वानों की क्या मत है, और दिनकर ने अपना भी मत कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया है। तो इस पाठ का यही मूल निचोड़ है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच में चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और बार बार एक ही अनुरोध करता हूं कि जब वीडियो देख रहे हैं तो उससे पूर्व क्या करें, तो एक नोटबुक लेकर के बैठे, क्योंकि वो सवाल इसलिए कह रहा हूं कि नोटबुक लेकर के बैठे कि जो भी प्रश्न मैं बोलूँगा वो प्रश्न डिस्प्ले होता हुआ यहाँ पर आएगा अभी। तो उन तमाम प्रश्नों को यदि आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, वीडियो समाप्त होते ही उन प्रश्नों को यदि लिखेंगे ना, तो इस मानस पटल पर जो है वो सदा के लिए वो प्रश्न अंकित हो जाएगा। और जब भी आपसे जूनियर क्लास का कोई बच्चा यदि आपसे इन प्रश्नों को पूछेगा तो आप लोग बताने के काबिल हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो बहुत हद तक संभव था कि महाभारत न बचता। लेखक के इस कथन से आप कितना सहमत हैं? तो लिखेंगे, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो बहुत हद तक संभव था कि महाभारत नहीं मचता। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंती और गांधारी दोनों स्त्री थी, और दोनों स्त्री यदि आपस में बातचीत करती महाभारत की संधि को लेकर के, मतलब कहीं ना कहीं जो कि महाभारत नहीं होता, यदि दोनों यदि आपस में बैठ करके यदि बात करती कुंती और गांधारी दोनों, तो महाभारत नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंती और गांधारी दोनों स्त्री थी, और स्त्री के अंदर दया की मौजूदगी होती है, ममता की मौजूदगी उसके हृदय में होती है, करुणा उसके अंदर मौजूद होता है। तो यदि दोनों स्त्री आपस में बैठ के बात करती तो यह सोचती कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध में किसी का अपना किसी अपने से खो जाएगा, किसी का सिंदूर उजड़ जाएगा, किसी बेटे के हिस्से से उसके पिता का साया उठ जाएगा, किसी पिता के हिस्से से उसके बेटे का साया उठ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं दोनों के जीवन में एक सुनापन पसर जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, तो इसलिए यह कहा गया कि संधि की वार्ता यदि कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती तो महाभारत नहीं मचता, क्योंकि दोनों यह सोचते कि यदि किसी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के सदस्यों की ही मृत्यु होगी, और अपने ही परिवार के सदस्यों की मृत्यु होगी। तो इसीलिए और संधि की वार्ता दुर्योधन और कृष्ण जी के बीच में हो जाती है, इस कारण से महाभारत मच जाता है, क्योंकि दोनों पुरुष थे। और पुरुष के विषय में ऐसा मान्यता है और ऐसा कहा भी गया इस निबंध में, जो पुरुष जो होते हैं वो तनिक कठोर होते हैं, है ना, और स्त्रियां जो होती हैं वो ममता से भरी हुई होती हैं, कोमल होती हैं। तो कुंती और गांधारी के बीच में यदि संधि की वार्ता होती तो महाभारत नहीं मचता। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? आप इसकी सार्थकता से आज इसकी क्या सार्थकता है? तो लिखेंगे, अर्धनारीश्वर जो है सो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, और अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि स्त्री का जितना महत्व समाज में है उतना ही पुरुष का है, और जितना पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। एक के बिना दूसरे अधूरे, दूसरे के बिना पहले अधूरे, अर्थात नर के बिना नारी अधूरी, नारी के बिना नर अधूरा। दोनों के विकास से ही इस सृष्टि का विकास होता है। तो आज इसकी सार्थकता इसलिए भी है क्योंकि केवल पुरुषों के विकास होने से ही कहीं न कहीं समाज का विकास नहीं हो सकता है। आज हर एक क्षेत्र में पुरुष जहां पर नहीं भी पहुंच पा रहा है वहां भी स्त्री की प्रतिभा वहां पर पहुंच पा रही है। तो प्रत्येक का गुण जो है सो कहीं न कहीं भिन्न है, और सबके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। तो इसलिए अर्धनारीश्वर आज इसकी सार्थकता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो लिखेंगे, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन अर्थात विचार से दिनकर इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि दिनकर का मानना है कि नर और नारी एक ही द्रव्य की धली दो प्रतिमाएं हैं, अर्थात दोनों एक समान हैं। परंतु रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद का ने अपने विचारों में जो प्रस्तुत किया तो उन्होंने किसी एक को अधिक महत्व दिया, नर को अधिक महत्व दिया तो नारी को कम, नारी का गुण को अधिक महत्व दिया तो पुरुषों को कम दिया, है ना। किसी ने कहा कि जो पुरुष का गुण यदि किसी स्त्री के अंदर चला आता है तो स्त्री राक्षसनी बन जाती है, स्त्री का गुण किसी पुरुष के अंदर चला आता है तो पुरुष राक्षस बन जाता है।
सॉरी पुरुष का गुण यदि स्त्री के अंदर चला आता है स्त्री राक्षसनी बन जाती है, वहीं किसी स्त्री का गुण यदि किसी पुरुष के अंदर चला आता है तो पुरुष देवता बन जाता है। तो किसी ने एक के महत्व को विशेष कहीं न कहीं क्या कहते हैं जाहिर किया, और किसी ने किसी एक के महत्व को दूसरे को महत्व को अधिक जारी किया, तो किसी दूसरे ने पहले वाले को कम आंका। कभी कभी बोलने के वक्त में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो कुछ एक बच्चे जो है ना, जो अच्छे प्रश्न का उत्तर मैंने बताया तो उस खामियों को नहीं देखेंगे, और जो ही अगर कुछ बोलने के क्रम में, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा होता हूं तो उस वक्त मैं मिनट को भी देख रहा होता हूं कि जो मिनट भी चल रहा होता है, और कम से कम समय में सारे प्रश्नों को हल करना होता है, क्योंकि जहां पर रह रहा हो वहां पर जो नेट का जो रफ्तार जो है ना, सो अभी भी आज़ादी से पूर्व वाला माहौल है। 1947 से पूर्व जो नेट का जो कनेक्शन रहा करता रहा होगा शायद, तो उस वक्त का जो माहौल जो है ना, उसी वाला माहौल, वही वाला माहौल है। तो इसलिए जल्दी करना पड़ता है, इसलिए बोलने के क्रम में थोड़ी जल्दबाजी में थोड़ी त्रुटियां हो जाती है, तो बच्चे उन्हीं त्रुटियों को इंगित करेंगे, है ना। क्लासरूम में जब आएंगे तो कहेंगे कि आज वीडियो में देखिए ना सर जी ऐसे बोल दिए, बताइए ऐसा ही बोला जाता है जी, मतलब मास्टर भैया को लगेंगे सिखाने। बहरहाल त्रुटियों को इंगित करना सही है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। त्रुटियों को इंगित नहीं करेंगे तो कैसे मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा, तो त्रुटियों को भी गिनाइए, आपका स्वागत रहेगा। त्रुटियों को गिनाइएगा तभी तो हम अपने अंदर सुधार लाएंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति मार्ग क्या है। तो लिखेंगे प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने के मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, और निवृत्ति मार्ग लिख करके लिखिएगा जो गृहस्थ जीवन को अस्वीकार, अनएक्सेप्ट, है ना, स्वीकार न करने के मार्ग को क्या कहते हैं, तो निवृत्ति मार्ग कहते हैं, है ना। और प्रवृत्ति मार्ग में लिख सकते हैं हम लोग, और लिखेंगे जो प्रवृत्ति मार्ग से स्त्री की मर्यादा बढ़ती है, वही निवृत्ति मार्ग वाले कॉलम में लिखेंगे जो निवृत्ति मार्ग से स्त्री की मर्यादा जो है वो घटती है। ठीक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो लिखेंगे बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, है ना, मगर अब वह 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। तो लिखेंगे स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है और स्त्री को नीचा दिखाने की है, और ऐसा कहना पूर्णतः गलत है, पूरी तरीके से क्या है, गलत है। आप किसी एक को नागिन कह दीजिएगा, किसी को अहेरिन कह दीजिएगा, है ना, और बाकी और किसी एक को अधिक महत्व दे दीजिएगा, तो पुरुष इस सब क्यों कहता है, स्त्री को नागिन, अहेरिन, जादूगरनी। अरे सबसे फालतू स्त्री है दुनिया में जी। स्त्री के अंदर तो अद्भुत प्रतिभा होती है, और कुछ स्त्री खतरनाक टाइप की होती है, मगर सब थोड़ी ही होती है। और पुरुष जो है सो कभी कभी क्या करता है, खुद को ज़्यादा श्रेष्ठ करने के लिए कहीं ना कहीं पुरुष स्त्रियों पर कहीं ना किसी प्रकार का लांछन लगाने के लिए कुछ न कुछ बातें कह देता है। तो लिखेंगे हम लोग कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा है खुद को श्रेष्ठ साबित करने की और स्त्री को नीचा दिखाने की, और ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। जब स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहा जाता है तो इससे स्त्री के हृदय को काफ़ी ठेस पहुंचती है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 7वां नंबर प्रश्न है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो लिखेंगे नारी की पराधीनता मतलब क्या, नारी दूसरों के अधीन कब से रहने लगी, है ना, नारी को कब चार दीवारी के बीच में कैद करके रख दिया जाने लगा। तो लिखेंगे नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब से कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के आविष्कार होने के पश्चात नारी घर के चार दीवारी में कैद होकर रह गई, और पुरुषों ने कहा कि मैं घर के बाहर का काम देखूंगा, है ना, अर्थात उन्होंने कृषि कार्य को संभाला। वहीं पर घर के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों में स्त्रियों को उलझा करके रख दिया गया। तो नारी की पराधीनता कृषि के विकास से आरंभ हुआ। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रसंग अस्पष्ट करे, अथवा कह सकता है कि सप्रसंग व्याख्या करे। सप्रसंग व्याख्या करने वाले में प्रश्न में प्रथम प्रश्न है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है, और इस पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने यह बताने का प्रयास किया है कि जिस तरीके से लता जो है सो अपने वृक्ष को देखती है, क्योंकि वृक्ष के कारण ही लता फलती फूलती है। लता का जो विकास जो होता है, लता अर्थात पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, डालियां होती है, उसको लता कहा जाता है। तो वृक्ष के होने से ही लता का होना है, वृक्ष के कारण ही लता जो है सो लहराती रहती है, हवाओं से बातें किया करती हैं। उसी प्रकार स्त्री भी पुरुषों पर आश्रित रहती है, और पुरुषों
के होने से ही वो खुद का होना मानती है, और वह मानती हैं कि पुरुष जो है सो मेरे जीवन के आधार है। स्त्रियां पुरुषों के बिना अपने जीवन को शून्य मानती हैं। जिस प्रकार लता जो है, पेड़ की डालियां जो है सो वृक्ष के बिना खुद को शून्य मानती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर निबंध से ली गई है, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने बताना चाहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अर्थात जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं। नारी के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है? दया, ममता, करुणा, भीरुता, तो ये सब गुण पाए जाते हैं। तो ये सब गुण जब किसी पुरुष के अंदर चला आता है तो पुरुष पूर्ण बन जाता है ना, अर्थात उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह क्या है? अपूर्ण है ना, कहीं नहीं पूर्णता उसको प्राप्त नहीं होती। और जब नारी का गुण उसके अंदर चला आता है तब पुरुष क्या बन जाता है? पूर्ण बन जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट जो कि 10वां नंबर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो लिखेंगे जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि नारी के अंदर भी इतनी प्रतिभा होती है कि जिस काम को कोई पुरुष कर सकता है उस काम को एक नारी भी कर सकती है, और जिस काम को नारी कर सकती है उस काम को एक पुरुष भी कर सकता है। तो नर और नारी दोनों के अंदर असीमित प्रतिभाएं होती हैं, और जिसे भी पुरुष यह कह करके अगर स्त्री की मर्यादा को कहीं ना कहीं छोटा साबित करने की कोशिश करता है कि स्त्री है इसलिए उससे वह कार्य नहीं होगा, तो ऐसा कहना गलत है। स्त्रियां जो पुरुष कार्य करता है उस कार्य को स्त्री भी कर सकती है। तो जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, अर्थात नारी जो कार्य करती है उस कार्य को पुरुष भी कर सकता है और पुरुष जो कार्य करता है उसको नारी भी कर सकती है ना। दोनों के अंदर असीमित प्रतिभाएं हैं, इसीलिए कहा गया है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आपसे विनम्र अनुरोध है कि शुरुआत में जो बातें बताई गई हैं आपके पापा के मेहनत को लेकर के, आपके पापा श्रम करते हैं, आपकी माँ आपके लिए अपनी आँखों में कितने सपनों को पाले रखती है, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए, और नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आप इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करेंगे। धन्यवाद।